गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट पीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर सेकंड या फिर सी सेट का सेक्शन। अभी के लिए हमारा प्राइम फोकस चल रहा है कि हम एमपी पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें यहाँ पर। इसके अलावा यूपी पीएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। जैसे इनके पेपर डिस्कस हो जाते हैं तो हम फोकस करेंगे कि लगभग जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सी सेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करें सीरीज के थ्रू। साथ ही यूपीएससी के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर सी सेट के अंदर, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। एक छोटी सी बात अगर आपने ऑब्जर्व की है तो आपने पाया होगा कि आप रैंडम मैथ्स की जो बुक, कोई भी बुक्स उठाते हैं जहाँ से आपका बेसिक क्लियर होता है, लेकिन आप इनके जब पेपर सोल्व करते हैं पीएससी के और स्पेशली यूपीएससी के सी सेट का सेक्शन, कुछ सवाल तो इजी वे में बन जाते हैं लेकिन कुछ में समस्या आती है। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, साथ ही आपको कॉमन सेंस अपना डेवलप करना पड़ेगा कि इन सवालों की अप्रोच क्या होती है। तो सीरीज़ को ध्यान से देखें। इनकी पीडीएफ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी आई क्यू नाम से है, जहाँ पर क्लासेस के लिंक और आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। नीचे वाला पार्ट वासु स्टडी आई क्यू डाउट ग्रुप नाम से है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे क्या कहा, देखना जरा। जैसे स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत के तुरंत आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ा करें। इसने कहा कि एक गोल डायल वाली घड़ी में घंटा, मिनट और सेकंड की 3 सुइयां हैं। तीनों सुइयां 12 बजे ठीक एक के ऊपर एक होती हैं। ऐसा होता भी है घड़ी के अंदर। जैसे ये वाली घड़ी होती है आपकी, इनकी बात कर रहा है ये, तो 12 बजेंगे तो मिनट, सेकंड और घंटे की सुई जो है एक के ऊपर एक होंगे। फिर कह रहा है कि 12:10 पर 12:10 पर घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा। एक कॉमन से अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी अगर आप यहाँ पर जज करने का प्रयास करेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर 12 है आपके पास, यहाँ आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया। इधर 1 लिख देते हैं और ये 2 लिख दिया। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी वे के अंदर कि जब 12:10 होंगे तो इसका मतलब 12 बज के जब आपके पास 10 मिनट होंगे तो ये 5 मिनट और ये आपका 10 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो तो होगी इस 2 के ऊपर, लिखा जा सकता है। घंटे वाली सुई 12 बजे थे तब तो एग्जैक्ट यहाँ थी, लेकिन वो हल्की सी इधर खिसक चुकी है, हल्की सी खिसकी है, बहुत ज़्यादा नहीं खिसकी है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, हल्का सा इसने इसके अंदर चेंज मिला है। ये एंगल जो इनके बीच का वो निकाला कैसे जाता है, तो क्या कर लिया जाता है, एक बेस लाइन ले ली जाती है। ये वाली बेस लाइन ले ली कहाँ से, 12 से। 12 बजे के बाद इसने कितना एंगल बनाया और 12 बजे के बाद इसने कितना एंगल बनाया। इन दोनों एंगल्स के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को हमें फाइंड करना होता है। मैं नाम दे देता हूँ इसको थीटा। अब एक एक करके इजी वे में आप इसको डील कर सकते हैं। कैसे भाई, टाइम हुआ आपका 12:10। तो आप मुझे एक बात बताना, जो मिनट हैंड है आपकी, मिनट हैंड, मिनट की सुई, इस पर अगर हम लोग हल्की सी चर्चा करें तो मिनट वाली सुई 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एक राउंड कवर कर लेती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा का पूरा एक राउंड क्लियर कर लेती है। तो इसका मतलब ये 60 मिनट के अंदर मिनट वाली जो सुई है वो 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ घूम करके फिर आ जाएगी। 1 मिनट के अंदर कितना कवर करेगी भाई, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, 60 का डिवीजन कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ 10 मिनट जा चुके हैं, इसका मतलब 10 मिनट के अंदर इसने जो एंगल कवर किया है वो कितना हो गया, 10 से गुणा कर दो, 60 डिग्री। क्या आप इसे इजी वे में भी कर सकते थे, इतना लिखने की नीड नहीं थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। रीज़न ये है, इन चीज़ों को रटना नहीं है आपको कभी भी, इसलिए इनको मैं डिटेल मैनर के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जस्ट आपका कॉमन सेंस होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मैंने तो ये घड़ी वाला सेक्शन पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब मुझे सवाल छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ बच्चे स्पीड एक्सट्रीम फास्ट करने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं करना है। मिनट की सुई है, 1 घंटे में 360, 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 360 अपोन में 60, 6 डिग्री। 10 मिनट के अंदर इसने एंगल कितना बना लिया है यहाँ पर, 60 डिग्री। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर घंटे वाली सुई और हैंड, ये कितना कवर करेगी। तो देखना जरा, घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटे में, कुल मिलाकर के 12 घंटों के अंदर एक पूरा राउंड कवर करती है। 12 घंटों में एक पूरा का पूरा राउंड कवर करती है, इसका मतलब 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 360 में 12 का डिवीजन कर दोगे तो कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री 1 मिनट 1 घंटे के अंदर, तो आप कह सकते हो 60 मिनट में कितना चली भई ये 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी, 30 के अंदर 60 का भाग दोगे, आधा डिग्री। और 10 मिनट टाइम हो चुका है, इसका मतलब 10 मिनट के अंदर ये कवर करेगी आपका 1/2 इंटू में 10, इसका मतलब 5 डिग्री। तो आप सीधे सीधे यहाँ से कह सकते थे कि ये एंगल जो होगा ये 5 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस ही आपको यहाँ पर बताना था, जो कितना आता है 55 डिग्री। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब काम की बात, अच्छा वो स्क्रीन से दूसरी तरफ चला गया है तो थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, आपको वो बात दिख जाए। अब देखो काम की बात यह है कि एग्जाम हॉल में आपको कभी भी डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती है, बात नंबर 1। ये बात इतनी आसान है कि आपके कॉमन सेंस में चली गई होगी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री। तो मिनट हैंड ने क्या किया है, 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, वर्बली निकाल लिया आपने। और हैंड की बात करें घंटे वाली सुई की, तो देखोगे 12 घंटे में पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेती है। 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में अपोन में 12 करोगे तो 30 डिग्री, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री और 10 मिनट में 5 डिग्री। तो ये सीधे सीधे आप डील कर सकते थे इस सवाल को कुछ इस हिसाब से, और आपका ये रिजल्ट होना चाहिए। प्रयास करें कॉमन सेंस डेवलप करने का। यहाँ पर कोई भी अगर आप यूनिक टाइप का सवाल देखेंगे तो आपको अलग से ये नहीं करना होगा कि आप वहाँ जाकर ये चैप्टर पहले पढ़ो, नहीं, मैं डिटेल में उस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस एग्जाम में आप खुद में क्या सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों को भी रखने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चलो भाई, अगला सवाल देखना जरा आपके सामने, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि कंचन बिंदु ए पर खड़ा है और उसका मित्र बिंदु बी पर खड़ा है, जो कंचन के ठीक पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है वो, ठीक इसके कंचन के। कंचन सीधे उत्तर दिशा नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी समय कुमार भी दुगुनी गति से कंचन के पीछे, मतलब कंचन जिस तरफ जा रहा है उसकी तरफ जाने का प्रयास करता है। कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। डायरेक्शन का सवाल है तो सीधे सीधे आप लिख सकते थे, डायरेक्शन बनाओ। पहले डायरेक्शन आपने बनाई तो ये आपका होता है ईस्ट या पूर्व दिशा, ये आपका होता है नॉर्थ या फिर उत्तर दिशा, ये आपका होता है साउथ या फिर आपकी दक्षिण दिशा, और ये आपका वेस्ट या फिर आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, जो ज्योग्राफी में आप मैप पढ़ते हैं तो उसमें भी यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है। आपके सामने जो होगा वो उत्तर होगा, ये दक्षिण, राइट साइड में आपका पूर्व और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम। देखो बिंदु ए के ऊपर खड़ा हुआ है, बिंदु ए हमने ये मान लिया है, और ये है कौन, ये है आपके पास कंचन। इसके ठीक पूर्व दिशा में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसका दोस्त खड़ा हुआ है जिसका नाम है कुमार, कुमार खड़ा हुआ है। अब इसने कहा कि ये जो चलेगा ये किस साइड में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये क्या करेगा इसकी तरफ, मतलब ये इधर जा रहा है। अब देखो ये वैसे सवाल सोचोगे तो थोड़ा अजीब होगा, ये यहाँ चला तो थोड़ा ये इधर चला, फिर इधर चला, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे चलता गया और इसी लाइन के ऊपर आकर के मिलेंगे, तो आप क्या करो, बिना कोई दिमाग लगाए सीधे सीधे इसको मिला दो, पॉइंट बी पर मिल गए। ठीक है, ये चला यहाँ से इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, और ये चला इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर मिल गए। अब देखना जरा, यहाँ से कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद, कंचन 5 किलोमीटर चल चुका है, कुमार इससे डबल स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब कुमार चल चुका है 10 किलोमीटर।
ठीक है भाई, कुमार चल चुका है 10 किलोमीटर। अच्छा ये बी पॉइंट था, इसका थोड़ा ध्यान रखना, बी कुमार बी पर खड़ा हुआ था, ठीक है। कुमार डबल स्पीड से चलता है, इसका मतलब जितने टाइम में कंचन 5 किलोमीटर चलेगा उतने टाइम में वो जस्ट डबल मतलब 10 किलोमीटर। ए और बी के बीच का आपको गैप बताना था, तो ये आपका बन चुका है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर 100 और ये वाली भुजा 5 का स्क्वायर 25, लेस कर दिया, क्या निकल के आया √75। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई नहीं करना आता तो जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसका अंडर रूट करके आंसर बताना आपको। तो पहले ऑप्शन का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। या फिर नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लिख सकते हैं 25 इंटू में 3, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या बन जाएगा आपका 5√3। जब भी कभी डायरेक्शन के सवाल सोल्व करें तो मेरा ये मानना है ये जस्टिफाई वाली बात है, ना तो आपको नॉर्थ लिखना है, ना साउथ लिखना, ना ईस्ट लिखना, ना वेस्ट लिखना है, ठीक है। नाम है उनको भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में नहीं लिखने की नीड होती है। उसके बाद ये सवाल आपका इजी वे के अंदर तुरंत के तुरंत इतनी दूर में सोल्व हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सा सीरीज का सवाल MPPSC के अंदर ये पूछा गया था, ठीक सवाल है, एक बार के लिए इसको आप ट्राई करके देखो, फिर इस पर चर्चा करते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि भाई भविष्य में ऐसे सवाल आ जाए तो क्या संभावना है कि हम उनको कैसे जज करेंगे या कैसे उनको पकड़ पाएंगे। तो यहाँ इसने आपको कहा है कि 6 × 4 इक्वल्स टू में आपके पास क्या बन रहा है 12, ठीक है। फिर इसने कहा कि 7 × में जो आपके पास 5 है वो आपका क्रिएट कर रहा है 20, ठीक है। फिर इसने कहा कि 5 × में 8 आपका यहाँ से क्रिएट कर रहा है 21। आपसे कहा कि 5 × में 7 इसका रिजल्ट क्या होगा। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं 7 × 5 20 है तो 5 × 7 भी 20 होगा, तो ऑप्शन ए। ऐसा इन सीरीज में नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करें कि यार इसने मल्टीप्लाई किया है, 6 × 4 24 बना लें, उसका आधा कर दें, लेकिन 7 5 35 करते ही मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस सवाल को सोल्व नहीं करवाना है, सोल्व करवाना होता है ये 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि भविष्य में अगर आप भी कोई इस टाइप की सीरीज़ देखते हैं तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं। किसी एक टर्म को खारिज हो जाती है, नहीं पकड़ में आती, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ऐसे चलता रहता है। 6 4 24 का आधा किया 12 जस्टिफाई नहीं हुई, क्योंकि 7 × 5 35, तो इसका मतलब इसने तो 20 बनाया। 20 कैसे बन सकता था, ये 5 होता, ये 4 होता, 5 होता, ये 4 होता, तो 20 बन जाता। इसको 3 कम किया तो इसमें से भी इसने क्या कर दिया, 3 कम कर दिया है, तो 12 भी बन रहा है, 5 4 20 भी बना, लेकिन इसमें से 3 कम कर दोगे तो क्या बनेगा, 8 × 2 16, वो 21 बन रहा है। 21 की क्या क्या संभावना हो सकती है, तो आप कहोगे कि भाई 21 से शायद हमें हिंट मिल सकता है, 21 बनता है 7 × 3 से, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3 × 7 से। तो यहाँ जो नंबर है वो अपने पास 8 है, यहाँ नंबर है 5, इसको अगर मैं 2 कम कर दूं, इसको 1 कम कर दूं तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही इसको मैं 2 कम करूंगा और इसको 1 कम करूंगा तो ये 5 × 4 20 जस्टिफाई हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर मैं 2 कम कर दूं तो ये मेरे पास आएगा 4, इसको 1 कम कर दूं तो 3। तो मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आ गई होगी। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आपको दे रहा है उसमें से 2 कम कर रहा है, और राइट साइड में जो भी नंबर आपको दे रहा है उसमें से उसने 1 कम किया है। एक संभावना की बात करें हम लोग कि सीरीज जो भी होती है उसको पकड़ने के जो ठीक ठीक तरीके होते हैं। आपने अगर सीरीज कर रखी है 200 250 तो तुरंत पकड़ में आएगी, नहीं कर रखी, अब पीएससी के जो स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जहाँ पर भी एग्ज़ाम सीसेट का सेक्शन क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसे वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन के ऊपर बच्चे रहते हैं तो उनके लिए ये सारी की सारी चीज़ें स्पेशली हेल्प करती हैं कि भाई कुछ कर भी नहीं पा रहे थे तो क्या करें, तो अप्रोच सीखो कि यहाँ पर जब भी आप सवाल देखेंगे तो उनके अंदर मेरा प्रयास ये रहता है कि उसे सोल्व ना करवाए, रैंडम आपके सामने चैलेंज आएगा तो क्या क्या आप हिंट देंगे और आपका कंक्लूजन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करो, इसमें से 2 लेस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, और इसमें से 1 लेस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस बात का जो रिजल्ट है हमारे पास वो कितना निकल के आएगा, 18। तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट है वो निकल के आया हमारा 18।
चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना ज़रा, लैंग्वेज को जल्दी से रीड करें और वीडियो को कोशिश करें 720 पिक्सल में चलाने की, जिससे कि क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मैनर में दिखाई दें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि एक विशेष पासा, एक डाइस है, इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक पृष्ठ पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से एक संख्या अंकित है। हर डाइस में ऐसा ही होता है, 1 से 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, सीक्वेंस सबका अलग अलग हो सकता है। इस पासे को फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में यह देखा गया कि ऊपर और नीचे वाले पृष्ठों को छोड़कर सभी पार्श्व पृष्ठों की संख्याओं का योग 10 के बराबर है। पासे के ऊपर और नीचे वाले पृष्ठों पर कौन सी संख्याएं होंगी? देखो, जैसे आपके पास डाइस होता है, डाइस की बात करें या फिर आपका पासा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ऊपर वाला पार्ट मेरे पास ये है, जो ब्लू शेडेड कर दिया है मैंने यहाँ पर, ये मेरा टॉप है। ऐसे ही मैं नीचे वाले पार्ट को कर देता हूँ यहाँ पर रेड, नीचे वाला पार्ट मैंने कर दिया रेड। तो आपको ये 3D में ऐसे ही अज्यूम करना है, ये इसका हो गया बॉटम, ठीक है। अब देखो इसको फेंका, पासे के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक नंबर आपका ऊपर होगा, एक नंबर आपका ऊपर होगा, एक नंबर आपका नीचे होगा। बचे हुए जो 4 हैं उनका सम कितना बता रहा है? 10 बता रहा है, ठीक है। अब या तो आप ऑप्शन का सहारा ले लें या यहीं पर दिमाग लगा लें कि किन 4 संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है। अलग अलग संभावना हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक संभावना होगी, तभी तो ये सवाल पूछा उसने। तो आप दिमाग लगाएं, जैसे हम लोग 3 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, ये सीधे सीधे ही अपनी व्यवस्था बन गई। दिखा आपको, 4 3 7 2 9 और 1 10। मान लो कोई थोड़ी बहुत कमी बच जाती तो क्या करते हैं हम लोग, इधर उधर नंबर को चेंज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊपर नंबर है उनमें से एक 5 मान लो तो नीचे वाला 6 होगा, ऊपर 6 मानोगे तो नीचे 5 होगा। तो इस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है? ऑप्शन सी। चलो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपके तो सीधे सीधे पकड़ में आ गया ये, तो आप क्या करते? आपके अगर सीधे नहीं पकड़ में आता तो आप सहारा लें ऑप्शन का। अगर मैं ए ऑप्शन से इस सवाल को सोल्व करने का प्रयास करता हूं तो उसने कहा कि 2 नंबर मेरे क्या है, 5 और 4, ऊपर 5 नीचे 4, 5 और 4 को मैंने हटा दिया यहाँ से, तो मेरे पास 6 3 9 2 11 और 1 12, ये तो नहीं बना। बी ऑप्शन में इसने क्या कहा कि नंबर जो आपके वो 4 और 6, 4 और 6 को हटा दे तो 5 3 8 2 10 और 1 11, इसका मतलब इनका तो सम 11 बन रहा है। सी की बात करें, 4 और 5 हटा दें, सॉरी 5 और 6 हटा दें तो 4 3 7 2 9 और 1 10। अभी भी मन नहीं मान रहा है तो डी को भी सोल्व करके देख लो। डी क्या है? 2 और 6, 2 को और मैंने 6 को हटा दिया, 5 4 9 3 12 और 1 13, डी भी नहीं हो रहा है। तो 2 अप्रोच होती हैं हर सवाल की, कि कुछ अगर इस टाइप का सवाल बन रहा है तो ऑप्शन का भी आप सहारा ले सकते हैं, एलिमिनेशन थ्योरी भी काम में ले सकते हैं, सीधा एडिशन आपको समझ आ रहा है तो सीधे भी एडिशन काम में ले सकते हैं। इन सवालों में असल में आपको देखा जाए ना कोई फॉर्मूला है, ना इनका कोई और कुछ मिलेगा जिसे जनरली ट्रिक कहते हैं। ट्रिक कुछ भी नहीं है। मैथ्स के अंदर जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है तो पढ़ाने वाले उनको ट्रिक का नाम दे देते हैं कि एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। असल में देखा जाए यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना है। तो इन सीरीज को आप देखेंगे तो ये कॉमन सेंस आपके अंदर जल्दी ही डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्या कहा, एक कार्यालय में कक्षों की संख्या विषम है, कि एक कोई ऑफिस है उसके अंदर जो रूम्स हैं वो ओड नंबर्स हैं। हर एक कक्ष में पंखे और बल्ब लगे, हर रूम के अंदर फैन लगा और बल्ब लगा है। हर एक कक्ष में लगे बल्बों की संख्या उस कक्ष में लगे पंखों की संख्या की दुगुनी है। हर एक रूम के अंदर इसने कहा कि बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं और फैन लगे हुए हैं। फिर उसने कंडीशन क्या कही है कि हर रूम के अंदर लगे बल्बों की संख्या, बल्ब अगर आपके पास कुछ मानोगे तो पंखों से वो डबल होने चाहिए। तो पंखा एक रूम में अगर x पंखे लगे हैं तो 2x आपके पास बल्ब होंगे।
सारे कक्षों में बल्बों की संख्या समान है कि हर रूम के अंदर 2x लगे हुए हैं। सारे कक्षों के कुल पंखों व बल्बों की संख्या मिलाकर के 30 है। अब मैं क्या कर देता हूं कि मैं ये मान लेता हूं मेरी संख्या जो है वो कितनी है n। मैंने ये मान लिया कि अपने पास जो रूम्स हैं वो आपके पास हैं कितने n, ठीक है। और इसने क्या कहा कि यहाँ पर हर रूम के अंदर 2x तो बल्ब है और x आपके पास फैन है। तो इसका मतलब n को जब आप 3x से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए 30, क्योंकि टोटल फैन और टोटल बल्ब। ये ऐसे मत सोचना हर रूम के अंदर x फैन लगे हैं, 2x बल्ब लगे हैं, तो हर रूम में 3x चीज़ें लगी हैं। रूम्स अपने पास कितने हैं n, तो इसका मतलब हर रूम में जितने भी लगे, मान लो 4 लगे होते, 12 रूम होते तो 4 गुणा में 12, 48 क्वांटिटी टोटल निकल के आती। ये कह रहा है कि 30 है। कार्यालय में कक्षों की संख्या कितनी है, सोल्व करते हैं। यहाँ से आप इस पार्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका ये बन के आएगा 10, ठीक है। n इंटू में x का कंक्लूजन 10 आना चाहिए, ठीक है भाई। n इंटू में x का कंक्लूजन 10 आना चाहिए। अब रूम्स जो हैं कार्यालय में कुल कक्षों की संख्या कितनी है, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर मैं यहाँ पर रूम ले लेता हूँ, यहाँ बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा आपको, सीधे दिमाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 क्वांटिटी है, इक्वेशन का और कोई फॉर्मेट इसने दे नहीं रखा है, बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। अगर n की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3, तो मुझे एक बात बताओ 3 को किस संख्या से गुणा करूँ 10 आएगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो मामला पॉइंट्स में जाएगा, 3.33 से गुणा कर दिया। इसका मतलब बल्ब क्या, ये संख्या असल में x क्या, पंखे की संख्या निकल के आई मान सकते हो, तो पंखा पॉइंट्स में थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब आपका 3 तो गलत हो गया। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ तो यहाँ से देखना जरा, 5 इसको मैं 2 मान सकता हूँ, तो ये 10 मेरा जस्टिफाई होगा, मतलब 5 मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला चेक करना चाहे तो जैसे 7 ले लिया, 7 को x से गुणा कर दोगे तो x की वैल्यू 10/7, तो 1.4 के समथिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। तो क्या पंखे की संख्या 1.4 हो सकती है, नहीं हो सकती। इससे अगला जो ऑप्शन है वो आपका क्या दिखा रहा है, ये 9 दिखा रहा है। अगर आप 9 भी रखते यहाँ पर तो देखना जरा, 9 रखते तो x की वैल्यू 10/9, 1.11, तो क्या पंखे की संख्या हर रूम में 1.11 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एग्जामिनर फिर आपसे चेक क्या कर रहा था, एग्जामिनर यहां से चेक कर रहा था आपका कॉमन सेंस, उसे आपकी मैथ से कोई मतलब नहीं है। असल में देखा जाए तो वो आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं कि आपका सच में जो नेचुरल टैलेंट है उसको आप कैसे यूज करते हैं। एक इक्वेशन बनी है इस फॉर्मेट के अंदर जिसमें 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है n इंटू में x बराबर जिसमें 2 वेरिएबल है जिनकी संख्या चेंज हो सकती है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उसने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अगर आप इसको मैच करवाना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। एग्जामिनर आपसे चाहता ही ये है, जैसे यहाँ पर यहाँ तक तो हर बच्चा कर ही लेता है, जैसे वो यहाँ पर आता है वो सोचता है कि अच्छा मैं अगर 3 रख दूंगा तो x की वैल्यू 3.33, वो दिमाग ही नहीं लगा रहा है कि x क्या है। x हर रूम में लगे हुए पंखे की संख्या है। अगर वो पॉइंट में आ गई तो रूम के अंदर ऐसा हुआ कभी जीवन में देखा या सुना कि इस रूम के अंदर 1.5 पंखे लगे हैं, पड़ोस वाले में 3.4 पंखे लगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपसे जो असल में बात चेक करना चाह रहा था वो यही चाह रहा था, क्या आप यहाँ आने के बाद जैसे ही आपने इस बात को यहाँ तक खींच कर लाए, क्या आपने ऑप्शन का सहारा लेकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहा या इसको आपने छोड़ दिया। ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में कहीं पर फंस जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन का सहारा भी लेना होता है, और जो कॉमन सेंस हमें डेवलप करना है, जो एप्टीट्यूड हमें डेवलप करना है, मेरा प्राइम फोकस उसी पर रहेगा। जस्ट मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि इतने सवाल सोल्व हो गए आज की क्लास में, 20 कर लिए, आज 30 कर लिए, परसों 50 कर लिए, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि हर सवाल आप देखें। सारे सवाल तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, कि पहले से भी आपको कुछ आता है, लेकिन बहुत से सवाल और उनकी आपको अप्रोच बड़ी ही यूनिक टाइप की मिलेगी। और आप गिन के ऐसे 15 सेशन देख लेना, आपके क्वांट सेक्शन के अंदर जो सी सेट का पार्ट है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जीरोक्स मशीन से एक पेज पर बने एक चित्र को मूल आकार से कम करके 75% कर दिया गया। इस प्रतिलिपि को फिर 20% और छोटा किया गया। अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार था। देखना जरा,
प्रतिलिपि हमने मान ली कि उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आकार को कितना कर दिया 75%। तो इसका मतलब पहले इसका एरिया, मतलब कोई पेज होगा भाई, जीरोक्स मशीन में डाला ये पेज, इस पेज का एरिया है ये, इसे क्या कर दिया इसने 75% कर दिया, तो इसका मतलब इसका एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, इसको 20% और छोटा कर दिया, तो इसका मतलब क्या करोगे 75 का 20% निकालना आपको। 75 का 20% का मतलब 1/100, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटोगे 15 बार, 15 आ गया। या 20% का मतलब 1/5 होता है, सीधे सीधे भी निकाल सकते थे, 75 को 2 से करते, 2 0 परसेंटेज से खत्म हो जाते। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको लेस करना था 15। अब प्रतिलिपि की साइड्स कितनी हो चुकी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार है। मूल चित्र 100 सेंटीमीटर था, अंतिम प्रतिलिपि में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना है 60%। MPPSC के अंदर मेरे ख्याल से 2018 का ये सवाल था, उसके अंदर इस सवाल के स्टार लगा था, मतलब ये सवाल बोनस के अंदर चला गया था। ठीक है भाई, आंसर इसका ये होना चाहिए, उन्होंने जो डाला है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कि आपको CSET के भी सवाल करवाऊंगा, तो अपनी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं होगी उनके अंदर कि मैं अनवांटेड उसको इजी करने का प्रयास करूं या मुश्किल करने का प्रयास करूं। हूबहू भी हम सवालों को करेंगे तो भी अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। चलो भाई, लैंग्वेज को रीड करना। देखो इसने क्या कहा, स्टार लगा लेना, इस सवाल में काफ़ी सारी चीज़ सीखने को है। 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल लेने पर रूढ़ संख्या आती है, ऐसी संख्या के दोनों अंकों का योग है। एक तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ध्यान रखना कि कई बार टर्मिनोलॉजी बड़ी खतरनाक काम में ले लेता है। रूढ़ संख्या हो सकता है आपने ना सुनी हो, तो ये होती है आपकी प्राइम नंबर, या फिर इसी को हम लोग जनरली यूज करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे तो वो 2 है। 2 के अंदर 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, मतलब इसके अंदर 2 अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, एक तो वो खुद होती है और एक होता है, और दोनों अलग अलग हैं। ए आपका 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, कारण इसके अंदर 1 का भाग जा रहा है जो कि वो खुद ही है, तो 2 फैक्टर होने चाहिए यूनिक, उनमें एक फैक्टर 1 होगा और एक वो खुद होगी। इससे अगला प्राइम नंबर आपका 3 होता है, फिर 4 नहीं होता क्योंकि 4 में खुद का 2 का 1 का भाग लग रहा है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर आपका 9 होता है, फिर 11 होता है। इस हिसाब से ये आपका चलता रहता है। ठीक है, अब इसने जो सवाल पूछा है इसको देख करके एक विचार तो ये आ सकता है कि भाई हम लोग ये मान लें कि वो संख्या XY है, 2 अंक है, XY मान लिया, जैसे 56 है तो 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करने पर नंबर क्या आना चाहिए हमारा प्राइम। क्या इससे कोई आइडिया मिला आपको? कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या लगाएं, कॉमन सेंस लगाओ, उससे काम चलेगा। मुझे एक बात बताओ, जो हमारे पास प्राइम नंबर दे रखे हैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में सोल्व करना है। हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं शुरुआत से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 7 सॉरी 9 को मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, माय मिस्टेक, 9 में क्योंकि 3 का 1 का भाग जा रहा है, फिर 11 होता है आपका, 13 होता है। ठीक, एक नंबर है आपके पास 2 डिजिट का होना चाहिए, उसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम नंबर को ही उठा रहा हूँ और इन प्राइम नंबर्स का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये तो 2 डिजिट का नहीं है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, ये भी 2 डिजिट का नहीं है। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। 7 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 49। 11 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा कितना, 11 का 121, और 121 आपका 3 डिजिट का है, इस ये भी आपकी रेंज से बाहर चला गया। सवाल को फिर से ध्यान से समझना, 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल लेने पर प्राइम नंबर आना चाहिए। हमने कुछ प्राइम नंबर स्टार्टिंग से लिख लिए, इनका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करके हमने इनको रख लिया। अब इनका अंडर रूट जब करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है आपका प्राइम नंबर।
ये नंबर आपने स्क्वायर करके लिखे, इनका अंडर रूट करते जाओ। अब ये तो वैसे ही जस्टिफाई नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनका स्क्वायर जो है, ये नंबर अपने आप में सिंगल डिजिट है और ये 3 डिजिट के हैं। दो ही हमारे पास यहाँ पर नंबर मैनेज होते हैं। एक तो आपका 25 है जिसका अंडर रूट 5 होता है, एक 49 है जिसका अंडर रूट आपका 7 होता है। दोनों ही प्राइम बनते हैं। अब 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल लेने पर रूट संख्या आ गई, सारा बैलेंस कर दिया। ऐसी संख्या के दोनों अंकों का योग। अब आप कहोगे सर ये तो 2 आंसर होंगे, तो कोई बात नहीं है भाई, अंकों का योग कर लो। 2 + 5 कितना है? 7। 9 + 4 कितना है? 13। क्या 7 ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? करेक्ट रिजल्ट 13। तो मैं आपको इन सवालों में बस इतना सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो पेपर्स होते हैं जिनमें सी सेट वाला नेचर होता है, इन पेपर्स में बहुत सारे सवालों पर कोई फॉर्मूले काम नहीं करते, सिर्फ आपका कॉमन सेंस काम करता है। एग्जाम में कैसे करते? 2 प्राइम नंबर स्क्वायर 4, 3 प्राइम नंबर स्क्वायर 9, इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा आपका? 2 अंकीय संख्या वर्गमूल लेने पर संख्या प्राइम, फिर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर आपका प्राइम नंबर 7, 7 का स्क्वायर 49, फिर 11, 11 का 180, 121। तो कुल मिलाकर के आपके पास 2 ही नंबर मिले, 49 और आपका 25। इनका अगर आप अंडर रूट करते हो तो आपको प्राइम नंबर मिलते हैं, दोनों 2 डिजिट के भी हैं। अंकों का योग आपसे पूछ रहा है इसका, तो 9 और 4 13 मिल रहा है, 5 2 7 ही हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। एक सवाल और देखना जरा, इसका भी नेचर ठीक है। देखो, एक के बाद एक आने वाली 5 संख्याओं का योग, सक्सेसिव नंबर्स आपके पास 5 लगातार, 665 से अधिक है लेकिन 675 से कम है। इन 5 संख्याओं के सेट में सम संख्याओं का योग है। क्या करें फिर? 5 संख्याएं हैं, पांचों को जोड़ना है। तो क्या करो? या तो ऐसा करो, पहली संख्या x, दूसरी उससे एक ज़्यादा x+1, फिर अगली x+2, x+3, x+4, x+5, ऐसा सीन चलेगा। 5 ही संख्या लेनी है तो x+4 तक। एक थ्योरी इसमें यह भी हो सकती है कि भी ना मान ही रहे हैं तो एक संख्या x मान लो, एक x से एक ज़्यादा और एक आप x से एक कम ले लो, ले ली। एक संख्या इधर और बढ़ा दो, x+2 कर दो और इधर एक संख्या 2 कम कर दो, तो ये आपका x-2। उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है बस। अब इन सब का जब आप सम करेंगे तो फायदा क्या होता है ऐसा लेने का? -1 -2 +1 +2 कट गया, कितना बचा? 5x। ठीक है, 5x क्या आ गया है? इन सभी का सम आ गया है। उसने कहा कि जो सम है वो क्या होगा आपका? 665 से बड़ा है, 665 नहीं है, लेकिन जो 675 है उससे छोटा है। इसका मतलब 675 भी वो नहीं है। अब आपका मन करता है कि सर मेरा मन कर रहा है मैं 666 ले लूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसमें 666 में 5 का भाग देंगे, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, फिर 10 की वजह से 0, 15 की वजह से यहाँ 5, फिर 20 की वजह से 0, तो ये देख करके नहीं लग रहा कि इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। ज़बरदस्ती भाग दोगे तो संख्या किस में जाएगी? पॉइंट में। संख्याएं लगातार आपको बता रखी हैं तो पॉइंट में थोड़ा ना लोगे। संख्याएं तो ऐसे लेनी होगी ना, जैसे 7 8 9 10 11 21 22 23 24, या ऐसे लोगे कि 7.1 7.3 7.8, ऐसा तो नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब नंबर आपके परफेक्ट हैं। अगर आप यहाँ 667 रखोगे तो क्या भाग जाएगा? 5 का नहीं जाएगा। एक कॉमन सेंस लगाओ भाई, क्या रखें? 665 रख नहीं सकते, 675 भी नहीं रख सकते, भाग भी 5 का करना है, तो क्या एक संख्या नजर आ रही है? 670। इसमें जैसे ही आप डिवीजन करेंगे 5 का, x का एक बार यहाँ डिवीजन हो गया, 17 में 3 बार हो गया और ये 134। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बीच में x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 134 लिखा जा सकता है। फिर अगली बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये 134 है, ये 135 है, ये आपका 136 है, इधर वाला कम 133, 100 आपका 32 हो गया। उसने क्या कहा था कि सम संख्याओं का योग बताना है। इवन नंबर 132 है, 134 है, 136 है, तीनों को ऐड करके, तीनों को ऐड किया, 2 4 6 और 6 12, इकाई का अंक 3 3 6 3 3 9 और एक आपका 10, 1 2 3 और 4, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता चल गई होगी। इन फ्यूचर भी अगर आप संख्याएं मानते हैं तो इसी हिसाब से माने।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपका मन कर रहा है x ले लो, x+1, x+2, x+3, x+4, फिर 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 उधर से लेस करोगे तो वो रेंज भी उसी तरीके से लेस होगी। अंडरस्टैंड करना, हल्का फुल्का चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको आइडिया दिया है उससे आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखना जरा। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और प्रॉपर मैनर में इसको रीड करने का प्रयास करें। देखो इसने क्या कहा, एक टोकरी में लाल और नीली गेंदें हैं। एक आपके पास कोई बास्केट है, उसके अंदर आपके पास रेड बॉल्स हैं, आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। इस टोकरी में से यदि एक लाल और एक नीली गेंद निकाल दी जाए, आपके पास कुछ रेड बॉल्स हैं, लाल गेंदें हैं, और कुछ आपके पास इस बॉक्स के अंदर ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि नीली गेंदें। क्या कहा, इस टोकरी में से यदि एक लाल और एक नीली गेंद निकाल दी जाए तो शेष गेंदों में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या में दुगनी हो जाती है। फिर कह रहा है इसके बाद बची हुई गेंदों में से 3 लाल और 3 नीली गेंदें और निकाल दी जाती हैं। अवशेष लाल गेंदों की अंतिम संख्या शेष नीली गेंदों की अंतिम संख्या से 3 गुना पाई जाती है। टोकरी में आरंभिक स्थिति में नीली गेंदों की संख्या है। अब इस सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मैथ्स के किसी भी पार्ट का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी से भी ये डायरेक्ट लिंक नहीं रखता। सवाल क्वांट का है। इसका मतलब वो क्या चाहते हैं आपसे, वो आपसे यही चाहते हैं एग्जाम में, सी सेट का जो भी आपका पेपर रहता है वो यही चाहते हैं, पीएससी में भी यही चाहते हैं, यूपीएससी में भी यही चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस काम में ले। एक तो सटीक लैंग्वेज है कि जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, एक तरफ x ले लो, एक तरफ y ले लो, एक एक गेंद निकाल दो, शेष गेंदों में जो रेशियो है उसको बैलेंस करने का प्रयास कर दो। एक तरीका है आप रिवर्स डायरेक्शन में लास्ट से स्टार्ट होकर शुरुआत पर जाएं। तो देखना जरा, लास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसने क्या कहा कि अवशेष लाल गेंदों की अंतिम संख्या शेष नीली गेंदों की अंतिम संख्या से 3 गुना है। कि लास्ट के अंदर अगर आपके पास x ब्लू बॉल्स हैं तो आपके पास 3x कितनी है भाई, रेड बॉल्स। ऐसा एकदम एंड में हुआ है या नहीं हुआ है, कह रहा है ना सबसे लास्ट के अंदर ये हुआ। अब उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, इसके बाद बची हुई गेंदों में से 3 लाल और 3 नीली निकाल दी। यहाँ कुछ गेंदें थी, उनमें से 3 लाल निकाली, 3 नीली निकाली। इससे जस्ट ऊपर आना चाहोगे तो तीनों लाल गेंद और तीनों नीली गेंद वापस से इसको दे दो। तो ये आपकी जो स्टेप है ये कौन सी है, सेकंड लास्ट कह सकते हैं ना। क्या किया, लास्ट में जो बात दी थी वो लिख दी x की फॉर्म में। फिर यहाँ से यहाँ गया तो उसने क्या किया, यहाँ जितना भी था, 1 मिनट ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर जितनी भी गेंद थी उनमें से 3 कम की, यहाँ जितनी भी थी उसमें से 3 कम की। तो अगर वापस आना चाहते हो तो 3-3 गेंदें दोनों में जोड़ दो, जोड़ दी। अब फिर से देखना, इसने क्या कहा, तो शेष गेंदों में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। इसका और इसका रिलेशन उसने दिया, क्या कहा कि जो लाल गेंदें हैं 3x + 3, इनकी संख्या जो नीली गेंदें हैं उनसे दुगुनी। नीली गेंदों की संख्या को दुगुना कर दो, नीली गेंदों से दुगुना बराबर क्या है, लाल गेंदें। जो कुछ कहना चाह रहा उसी फॉर्मेट के अंदर आपने लिख दिया। सरल करोगे तो देखना 2 गुना में x और ये इधर 3x, 2x इधर आएगा, x बचेगा, 3 गुना 2 6 और 3 इधर चला जाएगा, माइनस होकर के x का मान कितना आ गया, 3। अब देखना यहाँ पर गेंदें कितनी बची है, 3 गुना 3 9 और 3 12, ये गेंद 12 है और ये 3 और 3 आपके पास 6 गेंदें हैं। ठीक है, ये डबल होने वाला सीन कब हुआ, फिर से लाइन पढ़ना पहले वाली। इस टोकरी में से यदि एक लाल और एक नीली गेंद निकाल दें तो शेष गेंदों में से लाल गेंदों की संख्या से दुगुनी हो जाएंगी। कौन सी, नीले वाली, डबल होती हुई दिख ही रही है। मतलब आप सही करते आ रहे हैं। ये हुआ कब, जब आपने एक एक गेंदें निकाल दी। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाओगे वापस, तो वापस इसको एक गेंद पकड़ाओ, वापस से आप इसको भी एक गेंद पकड़ाओ, तो टोटल मिला करके 13 आपके पास लाल है, 7 आपके पास नीली है। क्या पूछ रहा था स्टार्टिंग में,
आरंभिक स्थिति में रेड बॉल्स आपके पास जितनी भी थी तो वो बतानी थी आपको। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो अप्रोच है, भविष्य में ऐसा कोई भी आप सवाल देखते हैं रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट करें, वो आपका इजी होगा। लास्ट में आपको एक रिलेशन दिया जाता है, उसको आप एक्स की फॉर्म में लें। जैसी जैसी घटनाएं घटित होती जा रही थी, लास्ट से लेकर स्टार्टिंग पे आ जाए, तुरंत आपको एक रिलेशन मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं ये कह दूं कि भाई ये चैप्टर पढ़ लेना, इससे सवाल ये सोल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे सवाल आप किसी को सोल्व करते हुए देखेंगे तभी सीख पाएंगे कि एक्चुअल में इनकी क्या अप्रोच है। चलो भाई देखना जरा एक सवाल और, काफ़ी लंबी लैंग्वेज है, ध्यान से लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, एक झील से एक शहर को जल आपूर्ति होती है। यह देखा गया कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपभोग करता है। अगले 4 महीनों में जल उपभोग की मासिक दर, मंथली जो रेट है, पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। इसके बाद यह पर्यवेक्षित किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि झील में शेष जल आरंभिक मूल आयतन का आधा है। दूसरे महीने में उपभोग किए जाने वाले जल और झील के आरंभिक जल के आयतन का अनुपात। लैंग्वेज बड़ी दी है, बड़ी इसलिए भी देता है कि कोई बच्चा देखे अच्छा कि झील चल रही है, मासिक चल रहा है, ये चल रहा है, दर चल रही है, छोड़ दे। सिंपल सवाल है। जैसे जैसे उसने कहा चलो पहले और दूसरे महीने में जल की मात्रा का उपभोग समान है, अगले 4 महीनों में जल उपभोग की दर, मासिक दर पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। पहले महीने क्या ले लो, 2x ले लो, अगले महीने भी क्या होगी, सेम 2x ही होगी। फिर अगले 4 महीनों में ये जो भी चल रहा है इसका हाफ हाफ हो जाएगा, लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कितने पानी का उपभोग कर लिया भाई, 4x और 4 8x, 8x का उपभोग कर लिया। अब एक कॉमन सेंस लगाना, ये मान लो झील है, मैं इसको टंकी बना रहा हूँ, इस झील के अंदर 8x पानी का उपभोग कर लिया और क्या कह रहा है कि आरंभिक आयतन शेष जो जल बचा हुआ है इनिशियल लेवल पर, शुरुआत में ये पूरी की पूरी भरी हुई थी, ठीक है। 8x आपने काम में ले लिया, अब क्या कह रहा है कि आधी खाली हो गई है, आधी भरी हुई है। तो इसका मतलब ये 50% को रिप्रेजेंट करता है कि 50% पानी है इसमें, तो इसका मतलब 50% हमने काम में ले लिया। टोटल पानी कितना होता है, 100%। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ये भी लगा सकते थे कि भाई ये अगर पूरी भरी हुई थी तो उसमें कुछ पानी था, आधा पानी अब इसके अंदर बचा हुआ है, आधा काम में ले लिया होगा, आधा काम में ले लिया वो 8x है, आधा इसमें बचा हुआ है वो भी 8x है। साफ साफ ही पता चल रहा है ना कि डायग्राम इसलिए बना रहे ताकि ये बात थोड़ी सी पुख्ता हो जाए कि हाँ ये ऐसे होता हुआ दिख रहा है। टंकी पूरी भरी हुई थी, मतलब झील जो थी वो पूरी भरी हुई थी, आधा बचा हुआ है, मतलब आधा आपने खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया, उसकी वैल्यू 8x है। तो शुरुआत में कितना, हाँ 8 और 8 16। आपसे क्या कह रहा है, दूसरे महीने में उपभोग किया गया जल, दूसरे में ये है, और झील के आरंभिक जल के आयतन का अनुपात, दूसरे महीने में 2x है, इनिशियल लेवल पर झील में पानी था 16x, ये इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 1/8। ये आप चाहते तो x ना लेकर के सीधे 2 2 1 1 1 1 उससे भी रिलेट करवा सकते थे, तो भी ये आपका बन जाता है, x की कोई नीड थी नहीं वैसे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। लैंग्वेज को रीड करना ध्यान से, अटेम्प्ट कर सकते हो तो कर लो, और सेशंस आपको ये कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट ज़रूर किया करें। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। देखना जरा इसने क्या कहा, किसी संख्या के घन और वर्ग में अंतर उसकी दुगुनी संख्या के वर्ग के बराबर दिखाई गई, ठीक है। बराबर है मतलब थोड़ा अजीब सा इसका ट्रांसलेशन है, तो संख्या है, देखो कोई संख्या है उसका घन, संख्या आप ले लो x, x का क्या करोगे घन, मतलब आप करोगे x का क्यूब, और उसका वर्ग, वर्ग क्या होगा इसका x², इन दोनों का अंतर। तो हम लोग मान लेते हैं कि घन करते हैं तो बड़ा नंबर आएगा, स्क्वायर करते हैं तो छोटा नंबर आएगा, अंतर ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ही मानने होते हैं तो अलग दिमाग नहीं लगाना है सर, नेगेटिव होते नंबर तो अलग सीन होता, नहीं, नॉर्मल बातें करते हैं। x³ में से x² को लेस कर दिया तो एक संख्या है जो इससे क्या है जस्ट डबल है,
इस संख्या की जस्ट डबल है, मतलब 2x है। तो वो बराबर किसके है, ये जो संख्या इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4x², लिखा जा सकता है, ये आ गया। सोल्व करना चाह रहे हैं तो देखना जरा, x³ बराबर x² उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 5x²। ये देखो x गुणा x गुणा x, ये x गुणा x, ये 2 बार x है, ये 3 बार x है, तो कट जाएगा यहाँ से, 1x बचेगा बराबर 5। ठीक है, क्या पूछा आपसे, वो संख्या बताओ, तो आप कहोगे वो संख्या आपकी 5 है। ठीक, कुछ भी नहीं समझ में, मान लो ये बात आपकी क्लिक नहीं कर रही है तो कैसे ट्राई करोगे, तो भाई ऑप्शन से कर सकते हो। ये बात अगर क्लिक नहीं होती है तो देखो, पहला ऑप्शन है 4 का 64 कर दिया, उसमें 4 का स्क्वायर लेस किया 16, 4 का दुगना 8 होता है जो 64, क्या ये दोनों बातें बराबर है, नहीं है। 5 ऑप्शन लेते, 5 का क्यूब करते 125, 5 का स्क्वायर करते 25 आ जाता, बराबर बता रहा है कि 5 का जस्ट डबल 10, 10 का स्क्वायर 100, क्या ये बात बराबर है, देखो 125 माइनस 25, 100 बराबर 100, जस्टिफाई हो रहा है। बाई ऑप्शन जाते हैं तो मैक्सिमम आपको 3 ही ऑप्शन करने होते हैं, तो आपके पास 2 अप्रोच है, या तो जैसा वो कह रहा है उस हिसाब से डील कर लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर लो। इजी टू डिफिकल्ट ऑप्शंस को असल में चेक किया जाता है। चलिए भाई, अगला सवाल देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। देखो इसने क्या कहा आपसे, रमेश अपनी मासिक आय मंथली इनकम का 40% आहार पर खर्च कर देता, 40% डाइट पर खर्च कर दिया। अपने पास बचे धन से वह 10%, पास बचे शेष धन रिमेनिंग मनी से 10% फ़ोन के बिल, 20% बिजली के बिल, यहाँ उसने फिर रिमेनिंग नहीं कहा, 10% फ़ोन पर, 20% बिजली पर और 10% कपड़े धुलाई के बिल पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7,200 रुपये बच जाते हैं। रमेश की मासिक आय क्या है। देखो इन सवालों का और जो चुनाव वाले सवाल होते हैं इनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप रिमेनिंग को टारगेट करें, रिमेनिंग की डायरेक्शन बना लें। पहले एक लाइन में मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो रमेश की मासिक आय x रुपए है, 40% खर्च कर दिया, बचा कितना, तो आप कहेंगे कि भाई x का 60% बच गया। x अगर मान लो 10,000 रुपये होता तो 10,000 का 60% निकालते 6,000 रुपये बच गया। अब जो भी पैसा बचा, हमें नहीं पता कितना, उसमें से 10% फ़ोन पर, 20% बिजली पर, 10% कपड़े पर, तो इसका मतलब 10, 10, 20 और 40% खर्च कर दिया। ऐसा नहीं कहा उसने, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अनवांटेड लैंग्वेज नहीं क्रिएट करनी। एक लैंग्वेज ये हो सकती थी, शेष धन से वह 10% फ़ोन के बिल पर, शेष धन से 20% बिजली के बिल पर और शेष बचे धन से 10% कपड़े धुलाई के बिल पर खर्च करता। तो हम लैंग्वेज लेकर चलते कि शेष 10 खर्च कर दिया 90 बचा, फिर 10 खर्च कर दिया 90 बचा। यहाँ इसने एक ही बार कहा कि शेष बचे धन से 10% फ़ोन पर, 20% बिजली पर और 10% कपड़े धुलाई पर खर्च करेगा। तो ये जितना भी पैसा था इसका 20, 10, 30 और 40 खर्च कर दिया, तो कितना बचा भाई, इसका 60% बचा। और ये पूरी की पूरी इसकी बचत किसके बराबर है, 7,200 रुपये के। इसे अगर सोल्व करना चाहते हो तो प्रतिशत की जगह आप लिख सकते हैं 1/100 लिखा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई 1/100 करोगे तो 60/20 से काटोगे, यह आएगा 3/5। कुछ बच्चों को सीधे भी ध्यान होता है 60%, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये 7200 सोल्व कर देते हैं। 3 इंटू में 3 आपका 9, 9 8 72, ये बन गया आपका 800। x की वैल्यू यहाँ से 25 गुणा में 8 आपके पास बना 200, 2 इसके पास एक्स्ट्रा 0 थे, तो कुल मिला करके उसकी जो इनकम थी वो कितनी हो गई, 20,000 रुपये। चुनाव के सवाल और ये वाला, और जब किसी वस्तु को लगातार खरीदा और बेचा जाता है, या फिर किसी शहर की जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, लगातार घट रही है, लगातार बढ़ रही है, कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, सबके ऊपर ये पैटर्न मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो आपके चुनाव वाले सवाल होते हैं, वोटिंग वाले या वोट्स वाले सवाल होते हैं,
आपके जो ये सवाल है इनकम एक्सपेंडिचर अलग अलग पार्ट्स पर खर्च करता है, या फिर किसी आर्टिकल को लगातार खरीदा और बाई किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, या फिर ऐसे सवाल किसी शहर की जनसंख्या घट रही है बढ़ रही है, इन सभी के सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक ही लाइन में चलता है। शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी 110%, फिर 20 घटी तो 100% का 20 80% कर दो, उस सीक्वेंस में चलता है, काम चला जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, आसान सा सवाल है ये वाला, तो लैंग्वेज को एक बार रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, जल्दी से अटेम्प्ट करके बता दो। देखो क्या कहा कि एक घड़ी का वर्तमान चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य, चिन्हित भी काम में ले देता है, उसकी असली निर्माण लागत से 120 रुपये अधिक है। यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय ले तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। आसान सवाल है। वैल्यू जब आसान होती है तो क्या कर लें हम लोग कि मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, 20% अधिक मार्क कर दिया तो इसका मतलब 20 रुपये बढ़ा करके, 100% का 20% 20 ही होगा, तो इसका मतलब 20 रुपये बढ़ा करके उसने मार्क प्राइस लिख दी, अंकित मूल्य लिख दिया। अब इस कीमत को क्या कहना चाह रहा है कि 10% कम करके बेचूं। किसी भी संख्या का 10% 1/10 होता है, 120 का 10% कितना होगा 12 रुपये, तो 12 रुपये कम करके कितने रुपए में बेचेगा भाई, सेलिंग प्राइस 108 रुपये। अब कह रहा है कि उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपये की चीज को 108 में बेच दिया, 8 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर 100 पर, 8/100 प्रतिशत में बदलोगे गुणा 100 कट जाएगा 100 से 100। तो जब चीजें आप 100 पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधे सीधे ही आप कंक्लूजन निकाल देते कि 100 में खरीदा 108 में बेचा, 8% का प्रॉफिट। ये सवाल इतना आसान है, आप वर्बली कर सकते हैं। 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये उसके ऊपर लिख दिए, 120 पर 10 की छूट दे दी तो 12 रुपये की छूट है, 108 में बेचेगा। 100 की चीज़ 108 में बिक रही है, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हो गया सीधे सीधे। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला देखना जरा क्या कहा इसने। देखो इस सवाल को भी स्टार मार्क लगा दो, यहां पर भी कई सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। अंडरस्टैंड करना जरा क्या कहा, 3 संख्याओं का एक अनुक्रम मतलब एक सीरीज इस प्रकार से बनाया गया है कि इस अनुक्रम की अगली संख्या पिछली संख्या का वर्ग है। मतलब यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो तो अगली संख्या इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगी। अगर 2 लेते हो तो अगली संख्या 2 का स्क्वायर आप कह सकते हैं कितनी होगी, 4 होगी। इस अनुक्रम में 3 संख्याएं हैं, मतलब आप 1 मानोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर लोगे वो 1, अगर 2 मानोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर इसने क्या कहा, तीनों संख्याओं का कुल योग का परिमाप 50 और 99 के बीच है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि कोई बच्चा क्या कहेगा, सर मैं पहली संख्या को x मानता हूँ, दूसरी संख्या को मैं क्या कर लूँ x का स्क्वायर करते ही x स्क्वायर मान लूँ, और फिर इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4, और तीनों का एडिशन जब हम लोग करेंगे तो 50 से 99 के बीच उनका सम आना चाहिए। अब क्या कह रहा है, योग के पहले और दूसरे अंक, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये, इनके अनुपात का परिणाम मतलब x अपोन में 1/x अपोन में x स्क्वायर का रेशियो। x से करोगे अनवांटेड स्ट्रेस बढ़ेगा, तो x से क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ ऐसा मानो कि जिससे आपको थोड़ा सा लगे, जैसे अगर मैं पहली संख्या 2 मानता हूं तो अगली संख्या 2 का स्क्वायर 4 होगी, उससे अगली 4 का स्क्वायर 16 होगी, सबको जोड़ेंगे तो 22 बनेगा, लेकिन योग क्या आना चाहिए भाई 50 से 99 के बीच। तो क्या कर लो, अगली संख्या 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, सबका एडिशन किया 90 और 93, तो आप कहोगे बिल्कुल ये जस्टिफाई हो रहा है, हो गया ना काम।
तो ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि सवाल दे दिया कि यार क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, एक्स मानेंगे, इक्वेशन लिखनी, वो नीड ही नहीं है। एग्जामिनर आपको सवाल इसलिए देता है कि आप इसके साथ फंसे और अपना टाइम किल करें अनवांटेड। ऐसे 4-5 सवालों के साथ फंस लिए, एक भी सोल्व नहीं हुआ, टाइम भी खूब किल कर दिया, तो बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूं फिर। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं मेरा प्राइम फोकस ये रहता है कि एग्जाम का जो भी नेचर है उसके हिसाब से आपको चीज़ों को डिलीवर किया जाए कि भाई ये आपकी ऐसी एग्जाम होती है, इसमें टाइम की कितनी मारामारी है या असल में कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज होता है। तो हर चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो आपने दिमाग लगाया, आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो गई कि सम 50 से बड़ा 99 से छोटा, 50 से 90 के बीच। अब क्या कह रहा है, इस संख्या का जो पहला नंबर है वो कितना है 3 और दूसरा जो है वो 9, इन दोनों का अनुपात लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। इस टाइप से तो है नहीं, तो 0.33। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। एक्चुअल में बस इतना ही काम करना था आपको, अनवांटेड नहीं। अब परिमाप वो ये कह देता कि 200 से 300 के बीच है तो कोई और नंबर थोड़ा सा और बढ़ा लेते। करना क्या था, 4 लेते, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 256। तो कोई ना कोई कंडीशन तो जस्टिफाई होती ना हमारी कि 200 से 300 के बीच है, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है। वो ये भी कह देता ना कि 500 से 1000 के बीच है तो हम लोग फिर बढ़ाते, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, 1000 के बीच ही सम आ जाएगा, 500 से 1000 के बीच। उससे अगला लेते ही तो आगे क्रॉस चला जाएगा। तो ये एक तरीका होता है डील करने का कि अगर आप इन डायमेंशंस में इन क्वेश्चंस को सोचते हैं तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाता है। आज के सेशन में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये वाला जो सवाल है आप इसे होमवर्क में डाल लें, ठीक है। मुझे इस सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा एक इश्यू लगा। इस लैंग्वेज को आप रीड करेंगे। PQRS का औसत वेट 40 किलो है, Q का वेट P से दुगुना है, S का भार R के भार से 10 kg, QR के भार में अंतर। यहाँ बस इतना सा कर देना इस सवाल में, Q का वेट जो है वो ग्रेटर देन कर देना R से, ठीक है। हालांकि हम एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते बात गलत है, लेकिन सवाल पूछने का एक थोड़ा सा सही तरीका होता है। R माइनस क्यू लेंगे तो एक डिफरेंट आंसर आता है, Q माइनस R लेंगे तो एक डिफरेंट आंसर आता है। ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क करके मुझे बता दें, अगर आपसे होता है तो कमेंट कर दें, नहीं होता है तो बिल्कुल आप ये कहें कि सर बात नहीं बनी है, तो हम लोग अगले सेशन के अंदर इसको डिस्कस कर देंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा। एक कक्षा का औसत अंक 40 है। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर यह पाया गया कि कक्षा का नया औसत 30 हो जाता है। यह भी देखा गया कि इन बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग पूर्ण क्लास के कुल योग का 60% है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। एक तरीका बाई ऑप्शन है, एक तरीका जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे चल लेते हैं। पहला तरीका अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज कितना है 40। तो मैं अगर टोटल करना चाहूँ तो n मैंने स्टूडेंट मान लिए, एक स्टूडेंट के नंबर 40 हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई टोटल जो मार्क्स बनेंगे सभी स्टूडेंट के, ये मान लो 15 स्टूडेंट होते तो 15 गुणा 40 600 करते, 3 स्टूडेंट ही होते 3 गुणा 40 120 करते, ठीक है। तो n स्टूडेंट है, 40 कर दोगे n गुणा में 40 टोटल आ गया। एक छात्र को हटाने पर पाया गया कि कक्षा का नया औसत, एक स्टूडेंट को हटा दें, एक स्टूडेंट को चलो हटा दें, तो अब जो एवरेज मेंटेन हुआ है वो 30 हो गया है। तो n-1 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने लिखोगे, n-1 गुणा में 30। भाई 10 बच्चों के 40 के हिसाब से मान लो 400 चल रहे थे, 9 बच्चों का बता रहा है, एक हटा दिया तो 9 बचेंगे, इनका एवरेज 30 है, तो इन 9 बच्चों के नंबर कितने हो गए, 9 गुणा 30, तो n-1 इंटू 30। यह भी पाया गया कि इन बचे हुए स्टूडेंट्स के अंकों का कुल योग पूर्ण क्लास के कुल योग का 60% है। वो क्या कह रहा है कि ये जितना भी आ रहा है इन बच्चों का n-1 का सम, वो पूरी की पूरी क्लास का योग कितना था, n गुणा में 40, इसका कितना बन रहा है 60%। 60/6 लिखो, 100 लिखोगे तो 20 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और ये आपका 5 बार कटेगा। सोल्व कर देते हैं इसको, हमने इससे काट दिया कितनी बार, 10 बार। 10 गुणा में 1 0, ये इस 0 से कट गया। 5 का गुणा इधर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5n-5
बराबर इस साइड में आपके पास कितना है 4n, इसको इधर ले आओगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या पूछ रहा है, क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 5। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, अब बाई ऑप्शन जाते हैं। बाई ऑप्शन में कहाँ कैसे चेक करते हैं, इजी टू हार्ड चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 4 को चेक करना चाहूँ, 4 सबसे आसान संख्या है, 4 स्टूडेंट हैं, 4 के नंबर 160 हो गए, 3 स्टूडेंट के नंबर 30, एक हटा दोगे तो 30 एवरेज है, तो 3 स्टूडेंट के 90। तो 160 का 60% क्या आपका होता है, 16 6 96, 96 आना चाहिए, नहीं होता है, ये गलत है। फिर मैंने इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन 5 लिया। 5 बच्चों के 40 के हिसाब से 200 नंबर बन रहे हैं, एक स्टूडेंट को हटा दें 40 बचेंगे, 30 के हिसाब से नंबर बन रहे हैं 120। क्या 200 का 60% है ये जैसा कह रहा है, तो आप कहेंगे है, तो इसका मतलब आपका ये करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो दोनों ही अप्रोच है आपके पास, आपका मन करे जो कह रहा है वैसे सोल्व कर लो, आपका मन करे कि नहीं भाई मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, तो आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, उनका यूज करके भी आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा इसने क्या कहा। एक रसायन विज्ञानी द्वारा एक घोल तैयार किया गया जिसमें जल का आयतन कुल आयतन का 30% है। इस घोल में 5 लीटर जल डालने पर यह देखा गया कि जल का आयतन बढ़कर 40% हो गया। प्रारंभिक घोल में जल कितने लीटर है। देखो एक कोई साइंटिस्ट है, उसने क्या किया है, एक घोल तैयार किया है। इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो इस बोतल के अंदर उसने कोई इस टाइप से इस बीकर के अंदर कोई उसने घोल तैयार किया है। ये घोल किस चीज़ का है, एक तो हम मान लेते हैं इसमें वाटर है, एक साइंटिस्ट बना रहा है कोई चीज़, तो हमने उसको नाम दे दिया अदर ही लिख देते हैं। चलो अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये जितना भी घोल है कुल आयतन का, इसमें जल कितना है 30%, तो अदर वाली क्वांटिटी कितनी होगी भाई 70%। ठीक है, अब वो क्या करता है, बाहर से इसके अंदर कुछ मिला देता है, बाहर से इसके अंदर कुछ मिला देता है, कितना 5 लीटर, और कुछ मतलब वो क्या है आपका जल है। अब इसके अंदर जो कुल आपका बनेगा, मैं मान लेता हूँ इतना ये आपका भर गया, यहाँ तक तो था ये पूरा का पूरा मान लो यहाँ तक भर गया, 5 लीटर और डाल दिया हमने इसमें। अब इसमें एक तो वाटर है, एक आपके पास वो अदर है। क्या कह रहा है, आयतन जो है पानी का वो कितना है 40% हो गया, दूसरी चीज़ है वो कितनी होगी 60% हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास है ये पूरा का पूरा x लीटर है, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे भाई इसके अंदर 5 लीटर उसने वाटर मिलाया है, तो ये कितना हो गया x + 5। यहाँ इन दोनों बर्तनों में क्या मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि फिक्स क्वांटिटी किसकी है। परसेंटेज तो बदल ही रहे हैं, पानी 30 था 40 हो गया, 70 था 60 हो गया, क्वांटिटी किसकी है, तो आप कहेंगे कि इसमें पानी है, कुछ और बात है। बाहर से हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो अदर वाला पार्ट है ये आपका क्या है फिक्स। अगर इसमें अदर वाला 1 लीटर है तो वो यहाँ भी 1 ही लीटर मेंटेन होगा, रीज़न बाहर से तो पानी डाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपके पास कभी टाइम हो तो आप एक FOF मेथड मैंने पढ़ा रखा है मिक्सचर का, वो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा। उस मेथड को आप देखना, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये सवाल बहुत स्मूथ वे में आप कर ले जाएंगे। कुछ सवाल इसमें टिपिकल भी बन जाते हैं जिसके अंदर यहाँ तो चलो रेशियो वेशियो मैनेज करके बात बन जाएगी दूसरे तरीके से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप 1-1.5 घंटा निकाल करके इस FOF मेथड को देखें। तो सर्च कर सकते हैं मिक्सचर बाई वासु सर नाम से, चैप्टर आ जाएगा, जो भी वीडियो आए उसको देख लेना। ठीक है, तो ये FOF मेथड आप सीख जाओगे तो आप क्या करोगे, शुरुआत में यहाँ से आपकी बात एग्जाम में स्टार्ट होती, शुरुआत में बर्तन में x लीटर आपके पास टोटल सॉल्यूशन था। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर 70% आपका क्या है अदर पार्ट, फिर इसने में आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, अब इसके अंदर अदर पार्ट कितना है 60%, और आपको पता है पहले और बाद में अदर पार्ट की क्वांटिटी सेम थी, तो आप सोल्व करेंगे ये इससे कट गया 6x और 7x, x की वैल्यू 6 × 5 30। तो आप कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में टोटल सॉल्यूशन था, स्टार्टिंग में जो आपका टोटल सॉल्यूशन था वो कितना था 30 लीटर। स्टार्टिंग में जल पूछ रहा है, देखो ऑप्शन 30 भी दे रखा है,
कई बार बच्चे क्या 30 निकालते हैं, टिक मार के आगे निकल जाते हैं। तो आपको निकालना है इनिशियल लेवल पर इसके अंदर वाटर कितना था। 30 का 30% जब आप निकालेंगे, परसेंट 1/100 होता है, 2 जीरो खत्म कर देगा तो 9 आ जाएगा। एफ मेथड आप देख लेना, उससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो ये डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा, आपका एग्जाम में सवाल यहीं से स्टार्ट हो जाता, 30 का 30% निकाल देते, 9 आ जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। पहले भी मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप लगभग 30 घंटे निकालने के लिए तैयार हैं, अगर आप लगभग 30 घंटे निकालने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है कि जो यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ा रखा है पहले, तो उसमें से आप कुछ गिने चुने सेशंस हैं उनको ध्यान से देख लें। ध्यान से आप देखेंगे तो वहाँ से वही है कि कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क चैप्टर आपके भी आता है, एक बार उसको देख लिया 2 घंटे 3 घंटे, तो उससे आपके अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपके पास उतना बेसिक सा नॉलेज हो, चाहे फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी का आपका सीसेट ले लो, स्टेट पीएससी का ले लो, चाहे आरएएस का ले लो, उधर से एमपीपीएससी का ले लो, यूपीपीएससी का ले लो, कोई सा भी ले लो, तो उससे क्या हो जाएगा, 30 घंटे आपको निकालने हैं और ये जितनी भी सीरीज चलती हैं इन सभी को आपको देखना है। बस सभी को देखना कब है, एग्ज़ाम से लगभग ये मान के चलो 2 महीने 3 महीने पहले देखना स्टार्ट कर दो कि हर रोज़ 1 घंटे में देखूंगा। 30 घंटे का आपने काम कर लिया, उसके कंसाइज फॉर्म में नोट्स पीडीएफ उनकी है, प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप हेडेक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और आप जैसे ही 2 सेशन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि असल में ये जो आपकी मैथ्स पूछी जाती है, क्वांट का सेक्शन पूछा जाता है, इसके सवाल नॉर्मल मैथ से हट करके होते हैं। कई सवाल नॉर्मल मैथ से हटके होते हैं, वहाँ पर आपके कॉमन सेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कैसे आपके ये सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, ठीक है। कोई भी बात आपको रटनी नहीं है, कुछ सेशंस देखने हैं, एक सिंगल बात नहीं रटनी है। गिने चुने 2-4 फॉर्मूले होंगे पूरी की पूरी मैथ्स में जो अपने काम के हैं। जैसे पिछले सेशन में मैंने कहा था स्पीड एवरेज का फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो काम का है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला और आता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने आते हैं, तो नया कुछ याद नहीं करना है। प्रतिशत की बेसिक वैल्यू 20%, 30%, 50% निकालनी आती है, नहीं भी आती हैं तो परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दो। तो ये काम है, ये बस आपको तैयार करके रखना है। तो इन फ्यूचर अगर आपका क्वांट सेक्शन पेपर सेकंड जो अमूमन हर एग्जाम में होता है आपका, उसमें किसी भी टाइप का इशू आ रहा है, वो इशू 2 या 3 महीनों में आप दूर कर सकते हैं। सेशंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं मैसेज कर दें, टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।